नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की ये कहानी एक बुजुर्ग चाचा की है जिनका नाम भूरा चंद है, जो कि पहले एक श्मशान घाट के चौकीदार थे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को हम भूरा चंद के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। राम राम साथियों, मेरा नाम भूरा चंद है। मैं करीब 15 सालों से श्मशान घाट का चौकीदार हूं। जवानी में खेती करता था, पर सूखे ने सब तबाह कर दिया। मजबूरी में ये चौकीदारी का काम पकड़ लिया। लोग कहते हैं रात में श्मशान में रहना अशुभ होता है, पर मेरा मानना है कि डर पैदा करने वाली सिर्फ अंधेरी रातें ही नहीं होती, बल्कि कभी कभी कुछ कहानियां भी होती हैं। ये श्मशान घाट भी एक ऐसी ही कहानी समेटे हुए है जिसे सुनकर आपकी रीढ़ की हड्डी में भी सिहरन दौड़ जाएगी। अब वो किस्सा शुरू करते हैं जो मेरे साथ बीता था। ये श्मशान घाट हमेशा से इतना सुनसान नहीं था। पहले यहां हर रोज चिताएं जलती थीं, हवा में अगरबत्ती की खुशबू घूमती रहती थी। पर पिछले कुछ सालों से जैसे कोई बुरी नजर लग गई हो। लोग अब लाशें जलाने के लिए दूर के श्मशान ले जाने लगे हैं। यहां सिर्फ वही आते हैं जिनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। रातें तो और भी सन्नाटे वाली हो गई हैं। सिर्फ हवा की सनसनाहट और कभी कभी दूर से किसी गीदड़ की चीख सुनाई देती है। एक ऐसी ही रात जब काली घटाओं ने आसमान को ढक रखा था और बिजली कड़क रही थी, मैं अपनी टूटी फूटी छप्पर वाली चौकी में बैठा हुआ था। अचानक मुझे दूर से श्मशान की तरफ जाने वाले लोगों की बातचीत सुनाई दी। हैरानी की बात यह थी कि बिजली कड़कने के शोर में भी उनकी आवाज साफ आ रही थी। मैं चौकन्ना होकर उठा और धीरे से झांक कर देखा। झांकने पर मैंने देखा 4 लोग काले कपड़ों में लिपटे हुए चिता के पास खड़े थे। उनके हाथों में मशालें जल रही थीं, जिनकी रोशनी में उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके सामने रखी चिता पर कोई शव नहीं था, सिर्फ एक खाली सफेद कफन रखा हुआ था। वो लोग उस खाली कफन को जला रहे थे और फुसफुसाते हुए कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। मैंने कभी ऐसा अनुष्ठान नहीं देखा था। मेरा मन उन्हें रोकने का हुआ, पर अंधेरी रात, बिजली का कहर और उन अजनबियों का अजीब सा व्यवहार, ये सब मुझे रोक रहा था। बस यूं ही दूर से देखता रहा जब तक वो लोग उस खाली कफन को पूरी तरह जलाकर चले नहीं गए। उनके जाने के बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई। रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही दौड़कर उस जगह पहुंचा जहां वो लोग चिता जला रहे थे। जमीन पर सिर्फ राख और जले हुए कफन के टुकड़े बिखरे पड़े थे। मैंने उन टुकड़ों को उठाकर देखा। वो कोई साधारण कफन नहीं था, बल्कि बेहद महीन और महंगे कपड़े का बना हुआ था, और उस पर एक अजीब सी निशानी बनी हुई थी जिसे देखकर मेरा खून ठंडा हो गया। ये निशानी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सालों पहले मेरे मरे हुए बेटे की कफन पर बनी हुई थी। उस निशानी को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। सालों पहले बीमारी से मेरा बेटा मर गया था। हमने उसे इसी श्मशान में जलाया था। उसके कफन पर बनी निशानी को मैं कभी नहीं भूल सकता था। ये वही निशानी थी जो उस जले हुए कफन के टुकड़े पर बनी हुई थी। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान मच गया। वो लोग कौन थे? खाली कफन को जलाने का क्या मतलब था? और उस निशानी का क्या राज था? क्या ये कोई बुरा सपना था या फिर कोई भयानक सच सामने आ रहा था? उस दिन से मेरी जिंदगी और भी जहरीली हो गई। रातों को नींद नहीं आती थी। हर आहट में मुझे उन अजनबियों की परछाई दिखाई देती थी। उस जले हुए कफन के टुकड़े को मैंने अपनी चौकी में संभाल कर रखा था। वो एक सबूत था, या शायद एक श्राप। कुछ दिनों बाद एक और अजीब घटना घटी। रात के वक्त अचानक श्मशान में रोने की आवाज गूंजने लगी। वो इतनी करुण थी कि मेरा कलेजा कांप उठा। मैं डर के मारे हिल भी नहीं सका। सुबह होते ही उस जगह गया जहां से आवाज आ रही थी। वहां मुझे एक छोटी सी कब्र खोदी हुई मिली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसा खेल था? श्मशान में शव जलाने की जगह कब्र खोदी गई थी। क्या ये उसी रात काले कपड़ों वाले लोगों से कोई संबंध रखता था? डर और जिज्ञासा के मारे मैं पागल होने को हो गया था। तभी मुझे एक और बात याद आई। उस रात बिजली गिरने के बाद कुछ देर के लिए लाइट चली गई थी।
उसी दौरान श्मशान के पीछे के दरवाजे का ताला टूट गया था। यह दरवाजा सालों से बंद था। किसी को नहीं पता था कि इसके पीछे क्या है। क्या यह सब उसी टूटे हुए ताले से जुड़ा हुआ था? अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उस टूटे हुए दरवाजे को खोलना। शायद वहीं मुझे उन सवालों के जवाब मिल जाए जो मेरी रातों की नींद उड़ा रहे थे। पर यह फैसला आसान नहीं था। रातों की नींद हराम हो चुकी थी, पर उस टूटे दरवाजे के पीछे क्या खतरा छिपा है, ये सोचकर ही रूह कांप जाती थी। कुछ दिन मैंने खुद से जूझते हुए बिताए। आखिरकार जिज्ञासा और सच जानने की तीव्र इच्छा ने जीत गई। एक अमावस्या की रात काली घटाओं ने फिर आसमान को घेर लिया। बिजली कड़कने लगी और हवा तेज चलने लगी। ये वही माहौल था जिस रात वो अजनबी लोग आए थे। मैंने पुराना टॉर्च जलाया और धीरे से श्मशान के पीछे गया। टूटा हुआ दरवाजा ज्यों का त्यों खड़ा था। कुछ देर तक मैं दरवाजे को देखता रहा, फिर हिम्मत जुटाकर उसे खोला। अंदर घने अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने गहरी सांस ली और टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। जो नजारा देखा उससे मेरी सांसें थम सी गईं। अंदर कमरे की दीवारों पर अजीब सी निशानियां बनी हुई थीं। वो निशानियां बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उस जले हुए कफन के टुकड़े पर बनी थीं। मेरा सिर चकराने लगा। क्या ये सब मेरे बेटे से जुड़ा हुआ था? अचानक कमरे के कोने से एक हल्की सी हलचल सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी उस तरफ घुमाई तो देखा एक बुढ़िया सी औरत जमीन पर बैठी हुई थी। उसके हाथों में एक छोटा सा डिब्बा था जिस पर वही निशान बना हुआ था। औरत धीमे से कुछ मंत्र पढ़ रही थी। मैं चौंक कर कुछ कहने ही जा रहा था कि औरत ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें खाली थीं, उनमें कोई चेतना नहीं थी। वो रोबोट की तरह उठी और मेरी तरफ चलने लगी। डर के मारे मैं पीछे हटने लगा, लेकिन टूटे दरवाजे के कारण फंस गया। तभी बिजली चमकी और कुछ देर के लिए कमरे में रोशनी फैल गई। उसी रोशनी में मैंने देखा औरत के हाथों वाले डिब्बे में राख भरी हुई थी, और वो राख बिल्कुल वैसी ही थी जैसी जली हुई हड्डियों की होती है। क्या ये सब एक भयानक तंत्र का हिस्सा था? और वो औरत कौन थी? मेरी चीख अंधेरे में खो गई। बिजली की चमक कम होते ही वो औरत मेरे एकदम सामने खड़ी थी। उसकी खाली आंखें मेरी रूह को चीर रही थीं। डर के मारे मैं हिल भी नहीं सकता था। तभी उसने अपने हाथों से वो डिब्बा खोला और उसमें से राख मेरे ऊपर फेंक दी। राख छूते ही मेरा पूरा शरीर जल उठा। चीखने की कोशिश की, पर मेरी आवाज गले में ही अटक गई। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो मैं अपनी चौकी पर लेटा हुआ था। सुबह हो चुकी थी। सारा शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन वो औरत और कमरा गायब हो चुका था। क्या ये सब सपना था या फिर कोई भयानक सच? उस दिन के बाद से श्मशान में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी हवा में हंसी की गूंज सुनाई देती तो कभी जलती हुई आंखों वाली परछाई दिखाई देती। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। फिर एक रात वो बुढ़िया औरत फिर आई। इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ वही 4 लोग थे जिन्हें मैंने उस रात खाली कफन जलाते देखा था। वो लोग मुझ पर हंस रहे थे और कुछ अजीब से मंत्र पढ़ रहे थे। डर के मारे मैं अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी मुझे लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। एक ठंडी सी सिहरन मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। धीरे धीरे मेरी जान निकलती जा रही थी। अचानक मुर्गे के बांग देने की आवाज आई। वो सब गायब हो गए। मैं जिंदा था, पर मौत के मुंह से वापस आया था। अब और नहीं टिक सकता था। मैंने फैसला किया कि इस श्मशान को छोड़कर चला जाऊंगा। शायद यही मेरे लिए बचने का रास्ता है। लेकिन जाने से पहले मुझे एक सच जानना था। वो बुढ़िया औरत कौन थी? वो तंत्र क्या था? और मेरे बेटे से इसका क्या संबंध था? श्मशान छोड़ने का फैसला लेना आसान था, मगर जाना मुश्किल था। नौकरी छूटने का डर और उस रहस्य को सुलझाने की जिज्ञासा दोनों मेरे पैरों को जकड़े हुए थे। फिर एक दिन एक यात्री मेरे चौकी के पास रुका। वो पुराने शहर का इतिहासकार था। श्मशान के बारे में रिसर्च कर रहा था। मैंने उसे वो सारी घटनाएं बताईं जो बीते कुछ समय में मेरे साथ घटी थीं। उसने मेरी बातें गौर से सुनी, फिर बताया कि श्मशान सदियों पुराना है। यहां कभी तांत्रिक विद्या का केंद्र हुआ करता था। वो बुढ़िया औरत शायद उसी परंपरा की आखिरी साधिका है। उस इतिहासकार के मुताबिक वो लोग खाली कफन जलाकर और उस राख का इस्तेमाल करके किसी खास तरह का तंत्र करते थे।
ये तंत्र किसी मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को वापस लाने की कोशिश होती है, लेकिन कई बार ये उल्टा भी पड़ सकता है। उसने ये भी बताया कि श्मशान के पीछे के कमरे में शायद कोई गुप्त दस्तावेज या किताबें हो सकती हैं, जिनमें इस तंत्र के बारे में विस्तार से लिखा हो। ये बातें सुनकर मेरी हिम्मत फिर से लौट आई। मैंने उस कमरे में वापस जाने का फैसला किया। इस बार इतिहासकार को साथ लेकर हमने अगली अमावस्या का इंतजार किया। अमावस्या की रात आई, बिजली कड़क रही थी और हवा तेज चल रही थी। हम टॉर्च जलाकर उस कमरे में वापस गए। कमरा वैसा ही था। दीवारों पर अजीब सी निशानियां बनी हुई थीं। इतिहासकार दीवारों को ध्यान से देखने लगा। अचानक वो एक जगह रुक गया और दीवार को खुरचने लगा। थोड़ी देर बाद दीवार में एक छिपा हुआ कमरा सामने आया। हम दोनों उस छिपे हुए कमरे में घुसे। अंदर धूल जमी हुई थी और हवा में एक बासी सी गंध फैली हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक मेज रखी हुई थी, जिस पर कई पुरानी किताबें बिखरी हुई थीं। हमने उन किताबों को खंगाला। कुछ किताबें तो संस्कृत में लिखी हुई थीं, जिन्हें समझना मुश्किल था, लेकिन कुछ किताबें हिंदी में भी थीं। उनमें से एक किताब में उस खास तंत्र के बारे में विस्तार से लिखा हुआ था। किताब के मुताबिक तंत्र करने के लिए मरे हुए व्यक्ति से जुड़ी कोई चीज चाहिए होती थी। उसी रात जलाए गए कफन की राख उसकी निशानी मानी जाती थी। लेकिन यह तंत्र बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये आत्मा को जबरदस्ती इस दुनिया में वापस लाने की कोशिश करता है और कई बार वो आत्मा क्रोध से भरकर तबाही मचा सकती है। ये सब पढ़कर मेरी रूह कांप उठी। शायद यही वजह थी कि वो औरत मुझ पर हमला कर रही थी। वो शायद मेरे बेटे की आत्मा को वापस लाने की कोशिश कर रही थी। अब समझ में आ गया था कि उस रात मैंने जो कफन का टुकड़ा देखा था, उस पर बनी निशानी मेरे बेटे के कफन पर भी बनी हुई थी। वो निशान शायद उसी तंत्र का हिस्सा था। अभी भी कई सवालों के जवाब बाकी थे। वो बुढ़िया औरत कौन थी? क्या वो किसी की मां थी जो अपने बच्चे को वापस लाना चाहती थी? और सबसे अहम सवाल, क्या मेरा बेटा वाकई उस तंत्र का शिकार बना था? ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। शायद इन सवालों के जवाब उन पुरानी किताबों में ही कहीं छिपे हुए थे, लेकिन ये जवाब ढूंढने के लिए मुझे श्मशान में और वक्त बिताना पड़ता। इतिहासकार को तो ये किताबें मिल गईं जिनकी वो तलाश कर रहा था। वो मुझसे विदा हुआ और वापस जाने की जल्दी में था, मगर मैं अभी भी उलझन में था। उसने जाने से पहले मुझे चेतावनी दी, भूरा, ये तंत्र बहुत खतरनाक है। इन किताबों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है तो किसी अच्छे पंडित से सलाह लो, वो ही तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं। इतिहासकार के जाने के बाद मैं उन किताबों को लेकर अपनी चौकी में वापस आया। रात भर मैं उन किताबों को पढ़ता रहा। जितना पढ़ता गया उतना ही डरता गया। यह तंत्र वाकई बहुत जटिल और खतरनाक था। कुछ दिनों तक मैं उसी उलझन में रहा। आखिरकार मैंने फैसला किया कि किसी योग्य पंडित से सलाह लूंगा, शायद वो मेरी मदद कर सके। एक दिन दूर के गांव में एक प्रसिद्ध पंडित के बारे में सुना। मैंने उनसे मुलाकात की और उन्हें पूरी कहानी बताई। पंडित जी ने ध्यान से मेरी बात सुनी, फिर बताया कि ऐसा लगता है किसी ने तेरे बेटे के साथ काला जादू किया है। उन्होंने मुझे कुछ खास पूजा पाठ करने को कहा ताकि मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिले और वो बुरी ताकतों से दूर रहे। मैंने पूरे विश्वास के साथ वो पूजा पाठ किए। कुछ समय बाद श्मशान में होने वाली अजीब घटनाएं कम होने लगीं। वो औरत और उसके साथियों ने मुझे परेशान करना बंद कर दिया। श्मशान में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह सन्नाटा मुझे डरा नहीं रहा था, बल्कि राहत का एहसास दिला रहा था। हालांकि मेरे मन में अभी भी कुछ सवालों के जवाब पाने बाकी हैं। वो बुढ़िया औरत कौन थी? क्या वो वाकई अपने बेटे को वापस लाने की कोशिश कर रही थी? और सबसे अहम, क्या मेरा बेटा सचमुच उस तंत्र का शिकार बना था? ये जवाब शायद हमेशा के लिए राज बनकर रह जाएंगे, लेकिन एक बात पक्की है, ये अनुभव मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। मैंने जिंदगी और मौत के ऐसे राज देखे हैं जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं इस श्मशान को छोड़कर दूर जाने की सोच रहा हूं। शायद शांत और साधारण जिंदगी ही मेरे लिए बेहतर रहेगी। श्मशान छोड़ने की तैयारियां चल ही रही थीं कि एक शाम अचानक वो बुढ़िया औरत फिर से मेरी चौकी के सामने खड़ी हो गई। इस बार वो अकेली थी। उसकी आंखों में पहले जैसा गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी उदासी थी।
वो धीरे से मेरे पास आई और बोली, भूरा, तुमने मेरा बेटा छीन लिया। मैं सन्न रह गया। ये कैसी बात? मैंने तो कभी उसका बेटा नहीं देखा। थोड़ी देर में उसने अपनी कहानी सुनाई। वह असल में इसी श्मशान के पास के गांव की रहने वाली थी। उसका इकलौता बेटा बीमार होकर मर गया था। वो अपने बेटे के बगैर जिंदा नहीं रह पा रही थी। किसी ने उसे इस काले जादू के बारे में बताया और उसने उस तंत्र को करने की कोशिश की। उसने माफी मांगते हुए कहा, मैं नहीं जानती थी ये तंत्र इतना खतरनाक होगा। मैं सिर्फ अपने बेटे को वापस पाना चाहती थी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल पसीज गया। शायद वो वाकई एक दुखी मां थी जिसने अपने बेटे के लिए गलत रास्ता चुन लिया था। उस रात मैंने उसे श्मशान के पीछे वाले कमरे में ले जाकर वो पुरानी किताबें दिखाई। पंडित जी की बताई पूजा पाठ करने का तरीका भी समझाया। वो किताबों को ध्यान से देखने लगी, शायद कोई उम्मीद की किरण ढूंढ रही थी। कुछ समय तक उसने उन किताबों को देखा और फिर चली गई। कुछ दिनों बाद वो वापस आई। उसके चेहरे पर थोड़ी शांति दिखाई दे रही थी। उसने बताया कि उसने पंडित जी द्वारा बताई गई पूजा की है और अब उसे लगता है कि उसके बेटे की आत्मा को शांति मिल गई है। उसके जाने के बाद एक अजीब सी खामोशी मेरे दिल में छा गई। एक तरफ मुझे राहत थी कि वो औरत अब किसी को परेशान नहीं करेगी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे उसकी ममता भी सता रही थी। कुछ समय बाद मैंने श्मशान छोड़ दिया, शायद कभी ना लौटने के लिए, लेकिन ये कहानी, ये अनुभव हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ये कहानी जिंदगी और मौत के रहस्यों की, प्यार और जुनून की, और उस डरावनी रात की जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सालों बाद एक अजनबी शहर में रहते हुए अचानक अखबार की एक सुर्खी ने मेरी रूह को कंपा दिया। पुराने श्मशान के गुप्त कक्ष में मिला कंकाल, इतिहास के पन्नों को खोलने की कोशिश। खबर पढ़ते ही मेरी सांसें थम गईं। खबर के मुताबिक खुदाई के दौरान श्मशान के पीछे वाले बंद कमरे में एक महिला का कंकाल मिला था। उसके पास एक छोटा सा डिब्बा था, वही डिब्बा जिस पर वो अजीब सी निशान बनी हुई थी। पुलिस का कहना था कि शायद ये कंकाल किसी तांत्रिक महिला का है जो सालों पहले गायब हो गई थी। साथ ही खुदाई में मिली कुछ पुरानी किताबों से पता चला है कि वो महिला किसी गुप्त तांत्रिक विद्या में पारंगत थी। अखबार को नीचे रखते हुए मेरी आंखों के सामने वो रातें घूमने लगी। वो औरत, उसका गुस्सा, उसकी ममता। क्या वो कभी श्मशान से गई ही नहीं थी? क्या वो उसी कमरे में मर गई इस उम्मीद में कि किसी दिन उसका बेटा वापस आएगा? शायद इसका जवाब कभी ना मिले, लेकिन ये अनुभव मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा। जिंदगी और मौत के बीच का फासला बहुत कम है, बस एक सांस का सवाल है। प्यार की ताकत अपार है, मगर कभी कभी ये जुनून का रूप ले लेती है और ये जुनून ही जिंदगी की तबाही का कारण बन जाता है। उस रात श्मशान में मैंने जो कुछ देखा वो सिर्फ भयावह ही नहीं था, बल्कि ये जिंदगी और मौत के उस रहस्य को भी उजागर करता था जहां प्यार और जुनून एक दूसरे से टकराते रहते हैं। और अंधेरे के इस खेल में कभी कभी ये फर्क भी मिट जाता है कि आखिर कौन जिंदा है और कौन मरा हुआ।